जी, एक मुकदमा था उमाशंकर बनाम अरुणिमा, जिसमें अरुणिमा के पक्ष में वसीयत कर दिया था उसकी सास ने और गवाह बन गए थे उसके 2 देवर। अब मामला ये था कि 4 भाई थे, उमाशंकर इकलौता था जिसे मुकदमा करने के लिए चयन किया था मैंने, क्योंकि एक व्यक्ति की तो पत्नी के पक्ष में ही वसीयत हुआ था। सिविल की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल जान होती है सीपीसी, तो एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना हो या एक न्यायाधीश के रूप में चयनित होना हो, सीके टकवानी की सीपीसी अवश्य पढ़िए। कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक सेवा में चयनित ही हो। बहुत से लोगों का अभीष्ट न्यायिक सेवा नहीं होता है, उनके लिए ये महसूस होता है कि वो एक अधिवक्ता के रूप में ही काम करें। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जिन्होंने गोरखपुर का न सिर्फ नाम रोशन किया है बल्कि सफलता का वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए कई लोगों को वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। हमारे साथ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बधाई आपको कि आपने HJS जो है वो क्वालिफाई किया और वहाँ तक अपनी सेवाएं देने पहुँचे हैं। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे रही और कैसे यहाँ तक पहुँचे संक्षेप में। जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गोरखपुर में किस बैच में सर किया था? 2003 में। तो गोरखपुर में ही वर्ष 2003 से अधिवक्ता के रूप में विधिवृत्ति करते रहे, वकालत करते रहे। वर्ष 2020 तक मैंने गोरखपुर में वकालत किया है, प्रैक्टिस किया है। इस दौरान बहुत से मुकदमे मैंने क्रिमिनल के देखे, सिविल के देखे, कलेक्ट्रेट में भी देखा, उपभोक्ता फोरम में भी देखा। लगभग बहुत सी ब्रांचों को कवर करने का एक उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके और हर जगह हम न्याय दिलवा सकें। लेकिन मन में एक तड़प से रहती थी कि अभीष्ट न्याय अगर हम प्रदान कर सकते तो अच्छा था। इस कड़ी में वर्ष 2018 में ये महसूस हुआ कि मुझे एक न्यायाधीश बनना चाहिए। 2018 में फिर संसाधनों की दिक्कत, क्या पढ़ा जाए, किन संसाधनों से पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, इन सब के लिए जब सर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसमें अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की आवश्यकता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे लेखकों की किताबें मैंने सेलेक्ट किया। माध्यम मेरा अंग्रेजी रहा है। इंग्लिश मीडियम से मैंने लॉ भी किया था और कोर्ट में भी केसेस की ड्राफ्टिंग इंग्लिश में ही करते थे। गोरखपुर में ये मतलब मैं बीच में रोक रहा हूँ, गोरखपुर में ये माना जाता है कि हिंदी का ही ज़्यादा, मतलब जैसे छोटे शहरों में या जैसे गोरखपुर जैसे या हाई कोर्ट से नीचे मतलब लोअर कोर्ट जितने हैं वहाँ पर हिंदी का ही प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। उसके बीच में इंग्लिश में कैसे स्थान बना पाए? असल में शुरुआती शिक्षा इंग्लिश मीडियम में रही, इसलिए LLB की परीक्षा भी इंग्लिश में ही पास किए। तो अंग्रेजी, फिर यहाँ न्यायालय में अंग्रेजी भाषा बहुत नहीं चलती है, हिंदी का ही प्रचलन अधिक है। लेकिन उसमें इंग्लिश को मैनेज करते रहे क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय इंग्लिश में आते हैं, तो उनको इंग्लिश में पढ़ना, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करना तो काफ़ी दुरूह होता था। लेकिन ऐसा करने के साथ साथ इंग्लिश में भी ड्राफ्टिंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो माननीय न्यायाधीशों को बताना है कि इसके बारे में वो इंग्लिश से भी पॉसिबल हो पाता था, लेकिन गवाही वगैरह हिंदी में ही कराते थे। तो परीक्षा की तैयारी भी इंग्लिश मीडियम से ही की है। वर्ष 2018 में इन संसाधनों को जुटाए, प्रयास में लग गए। 2020 में लॉकडाउन के कारण स्थिति समाज में काफ़ी हद तक बिगड़ गई थी। सभी लोग सिमट से गए थे, जीवन भी एक तरह रुक सा गया था। तो वर्ष 2020 में मुझे महसूस हुआ कि एक न्यायाधीश के रूप में बन के मैं ज़्यादा अच्छा न्याय कर सकता हूँ। 2018 का ये महसूस होना 2020 में बड़ा कार्य स्ट्रांग हो गया और 2020 में बड़ी अपॉर्चुनिटी समय के रूप में मिल गई अध्ययन करने के लिए। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच चला गया ताकि कुछ केसेस में वहाँ भी न्याय दिला सकूँ। लखनऊ जाने के पीछे एक और कारण था, लगभग सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के हेड ऑफिस लखनऊ में ही हैं, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का ही मैंने चयन किया। वहाँ प्रैक्टिस की जाए, थोड़ी इंग्लिश और मजबूत हुई, समय भी मिल गया। और इन सब के बाद तैयारी करके पहली बार मेंस क्वालिफाई किया, पहली बार इंटरव्यू क्वालिफाई किया। पहले प्रयास में ही सब कुछ सफल रहा जी। तो किसको से, एक बड़ा टिपिकल सा सवाल हर सक्सेसफुल आदमी पूछा था कि श्रेय किसको देंगे? देखिए, बुनियादी चीज़ें बहुत काम आती हैं और बहुत महत्वपूर्ण किताबें जो पढ़नी रहती हैं, जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, वो निश्चित रूप से पापा जी से ही सीखा, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। गोरखपुर में रहे लेकिन महाराजगंज जिला बनने के बाद महाराजगंज चले गए, वो वहाँ पे वकालत करते हैं। तो उन्होंने सिखाया कि कैसे बारीकी से जजमेंट को पढ़ा जाए, अच्छी किताब में कौन कौन सी उपलब्ध हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, किसी सब्जेक्ट पे महत्वपूर्ण किताब में कौन है।
तो निश्चित रूप से उनका योगदान पिताजी का गुरु के रूप में मार्गदर्शन निश्चित रूप से अपने पिता को ही गुरु के रूप में मैं मानता हूँ और सदैव मानता रहूँगा। दूसरी चीज़, न्याय के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में और एक न्याय के रूप में जो चीज़ें मुखर के समाज में आती हैं, उनकी प्रेरणा भी पापा जी से ही मिली। उन्होंने ही ये कॉन्फिडेंस जाहिर किया कि एक अधिवक्ता के रूप में 19 साल का जीवन व्यतीत करने के बाद मुझे विश्वास होता है कि तुम इस लायक हो कि न्याय भी कर सकते हो, तो न्यायाधीश बनने की कड़ी में प्रयास करो। तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा मुझे अपने पापा जी से मिली, वही मेरे गुरु हैं, वही सब कुछ मेरे लिए पथ प्रदर्शक हैं, उन्होंने ही किया है। तो कब तक आपकी ज्वाइनिंग है, क्या ट्रेनिंग है, क्या उसके बारे में थोड़ा निश्चित रूप से अक्टूबर में ही ज्वाइनिंग है और ज्वाइनिंग में ही ट्रेनिंग होती रहती है। और उच्चतर न्यायिक सेवा HJS की परीक्षा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और बड़े मामले होते हैं, सेशन ट्रायल के मामले होते हैं, गंभीर मामले होते हैं, तो इसमें प्रमाद और आलस्य का स्थान नहीं होता है। जिसकी इतनी जिम्मेदारी है कि वो आपके ये मेरे पिता ने ही मुझे बताया, मेरे पिता ने ही मुझे बताया कि इस जिम्मेदारी को ऐसे ही निभाना है। और इस दिशा में मेरे पिताजी ने ही मुझे बताया कि सतत प्रयास करने से हर चीज़ें सीखी जा सकती हैं, सफलता भी पाई जा सकती है। अगर न्यायिक सेवा में चयनित हुआ जा सकता है तो न्याय भी किया जा सकता है, अभीष्ट न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। तो सतत प्रयास कभी ना छोड़ना, ये मैंने अपने पिता से सीखा है। एक आखिरी सवाल सर, जो विधि के छात्र हैं, मतलब लॉ के स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो भी, क्योंकि सपना तो सबका होता है कि हम जुडिशरी में जाएं, लेकिन वो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है या कहीं की सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे या क्या उनके संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक सेवा में चयनित ही हो। बहुत से लोगों का अभीष्ट न्यायिक सेवा नहीं होता है, उनके लिए ये महसूस होता है कि वो एक अधिवक्ता के रूप में ही काम करें। तो जो एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में काम करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए, या जो नए लड़के लॉ पास करके निकल रहे हैं इस उम्मीद में कि मैं एक न्यायाधीश बनूं, उनके लिए, दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ है कि कभी भी सुपरफिशियल किताबों को ना पढ़िए, हमेशा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट पढ़िए, जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया, जो अथॉरिटी है किसी सब्जेक्ट पे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्वाधिक अच्छी किताब है वो VN शुक्ला की कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए बटुकलाल को पढ़िए, ये वकालत के जीवन में भी बहुत निखार लाएगा और साथ ही न्यायिक सेवा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से CK टकवानी की CPC, उसका वाइटल रोल मेरे लाइफ में रहा है। सिविल की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल जान होती है CPC। तो एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना हो या एक न्यायाधीश के रूप में चयनित होना हो, CK टकवानी की CPC अवश्य पढ़िए। इसी तरह से RV केलकर की CRPC ज़रूर पढ़िए। इसी तरह कैलाश राय की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पढ़ा, SN शुक्ला का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मैंने पढ़ा, RK बांगिया की टॉर्ट मैंने पढ़ा। हालांकि टॉर्ट तो HJS परीक्षा का विषय नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिहाज से कुछ पॉइंट्स उसके ऐसे मिल जाते हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में काम आ जाते हैं। इसी तरह SN मिश्रा जी की और हरि सिंह गौड़ जी की IPC मैंने बहुत ही अच्छी और अथॉरिटेटिव किताबें पढ़ी है। कभी भी सुपरफिशियल या ऐसी किताबें जो समाहित बहुत कुछ करती हो लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक को छोड़ देती हो, ऐसी किताबें ना पढ़ी जाएं। दूसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो डिसीजंस आते हैं, जजमेंट्स, वो ACR इलाहाबाद क्रिमिनल रूलिंग्स और AWC इलाहाबाद वीकली केसेस, ये दोनों बजट में भी आ जाते हैं, क्योंकि AIR और SCC बड़ी महंगी, अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। तो एक सामान्य अधिवक्ता के लिए या एक नई तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए ये दो किताबें बड़ी अच्छी हैं। ACR इलाहाबाद क्रिमिनल रूलिंग्स पे IPC CRPC एविडेंस की पकड़ मजबूत हो जाएगी, जो प्रोसीजरल लॉ कवर कर देता है, और प्रोसीजरल लॉ का एक जो दूसरा एस्पेक्ट CPC है वो AWC से कवर हो जाता है। तो अच्छी किताबें पढ़ी जाएँ। अच्छा, आप वकालत में फील्ड में जब से हैं, कई सारे केसेस आपके सामने आए होंगे, कोई ऐसा केस जिसने आपको झकझोर दिया हो, या मतलब ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, उसका कोई जिक्र करना चाहिए? एक मुकदमा था उमाशंकर बनाम अरुणिमा, जिसमें अरुणिमा के पक्ष में वसीयत कर दिया था उसकी सास ने, और गवाह बन गए थे उसके 2 देवर। अब मामला ये था कि 4 भाई थे, उमाशंकर इकलौता था जिसे मुकदमा करने के लिए चयन किया था मैंने, क्योंकि एक व्यक्ति की तो पत्नी के पक्ष में ही वसीयत हुआ था, वो मुकदमा करेगा कभी नहीं। 2 भाई गवाह थे, 3 भाई हो गए, और 4 भाइयों में इकलौता उमाशंकर बचा। तो उमाशंकर के वकील हम बने और मुकदमे का नाम था उमाशंकर बनाम अरुणिमा। इस मुकदमे भाभी और देवर का, हाँ, भाभी और देवर का था, विवाद था। इसमें वसीयत हो गई थी अरुणिमा के पक्ष में। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये वसीयत कैंपियरगंज में भी दर्ज हो सकती थी, रजिस्टर हो सकती थी, लेकिन उसको रजिस्टर कराया गया था गोरखपुर सदर तहसील में। तो एक बेसिक सा प्रश्न था कि कैंपियरगंज में क्यों नहीं, वहाँ के रहने वाले थे तो वहीं होना चाहिए था।
लेकिन वहाँ नहीं हुआ था। उसमें मामला ये था कि अरुणिमा की सास यानी उमाशंकर की माता को गोरखपुर इसलिए लाया गया था कि उनके आंखों का इलाज कराया जा सके। उनको ठीक से दिखाई नहीं देता था, काफ़ी बूढ़ी थी, उनको समझ में भी कुछ नहीं आता था, अनपढ़ महिला थी, और इस चीज़ का लाभ ले करके एक वसीयत गलत तौर पर दर्ज करा दी गई थी। उमाशंकर की तरफ से मैं इस मुकदमे को लड़ा, निश्चित रूप से बहुत से पॉइंट्स थे, लेकिन इस मुकदमे को मैं हार गया था। इसमें वसीयत निरस्त नहीं हुई थी, वसीयत को सही माना गया था। तो इस मुकदमे को हारने के बाद बड़े विक्षुब्ध से हम थे कि सही नहीं हुआ, वसीयत तो गलत थी। यद्यपि महसूस होता था कि वसीयत सब कुछ सामने था, फिर भी वो चीज़ साबित नहीं हो पाया। सारे क्लियर एविडेंसेस थे, गवाहों ने भी यही कहा था कि हम लोग इलाज कराने लाए थे, उसके बाद ले जाके वसीयत रजिस्टर करा, लेकिन न्याय नहीं हो पाया था। तो बड़े उदास से थे उस समय। यहाँ पे प्रेस क्लब से ही एक कोई पत्रकार थे, उन्होंने कहा वकील साहब बड़े उदास लग रहे हैं अनमने से, और सड़क पे इस तरह खड़े हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा वाहनों से, आप क्यों इतने परेशान हैं? मैंने कहा तय नहीं कर पा रहा हूँ किधर जाऊँ, जिला चिकित्सालय की तरफ जाऊँ या टाउन हॉल की तरफ जाऊँ, किधर जाऊँ? जाना तो घर ही है, लेकिन लंबे रूट से जाऊँ या छोटे रूट से जाऊँ, परेशान बहुत हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, और हो सकता है कुछ हल्का हो जाए। हो सकता है अपना दर्द बांटने से आप कुछ हल्का महसूस करें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक की गई, उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, खुद ही बुक कर लिए। 2-2:30 बजे के आसपास सब लोग इकट्ठा हुए, मैंने काफ़ी कुछ बोला, और ये गोरखपुर की खबर तो बनी ही बनी। ये खबर पब्लिश होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया था, और फिर वो न्याय हुआ जो मैं चाहता था, जो सभी को ही चाहता था। वह वसीयत निरस्त हुई, उमाशंकर को उसका हक मिला। तो ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन मेरे जीवन में, आपके जीवन का सबसे यादगार केस यादगार केस ये रहा। ये उस चीज़ की मानगी है कि परिवार कैसे आजकल जो है स्वार्थ के लिए, मतलब पहले तो ये माना जाता था कि परिवार जो है हमारे उसका हिस्सा होते हैं जी, और वो होते हैं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं अधिक से अधिक लोगों तक न्याय पहुंचा सकें। जी, यही मेरा अभीष्ट भी है कि सबको न्याय और पूर्ण न्याय, अभीष्ट न्याय प्रदान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।